कूड़ाताई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2002 और 2016 के बीच 6 लोगों की खौफनाक हत्या होने का संदेह किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी जॉली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक लेक्चरर थी। जॉली सिर्फ औरत ही नहीं, एक माँ। 4 अक्टूबर 2019 केरल के एक छोटे से गांव कूड़ाथाई में एक चर्च की सिमेंट्री के बाहर उस सुबह जो भीड़ जमा थी वो किसी फ्यूनरल के लिए नहीं आई थी। वो आई थी कब्रों को खुदवाने के लिए। पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम, मीडिया के कैमरे और गांव के वो लोग जो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 कब्रें खोदी जा रही थी और ये सभी 6 कब्रें एक ही घर के लोगों की थी। ये वो घर था जहाँ की बहू को पूरा गांव इज्जत से देखता था, जो रोज चर्च जाती थी, जो बच्चों को पढ़ाती थी, जिसे सब दीदी बुलाते थे। और उसी घर की बहू के लिए आज पुलिस उन 6 कब्रों में से जहर के सबूत ढूंढ रही थी। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसने ये क्या किया, सवाल ये था कि वो 17 साल तक कैसे बचती रही। वेलकम टू तलाशी द क्राइम हंट। मेरा नाम है उपमन्यु और आज का केस है केरल के कूड़ाथाई गांव का वो केस जिसे सुनने के बाद आप बहुत देर तक यही सोचते रह जाएंगे कि एक इंसान जो ऊपर से पूरी तरह नॉर्मल लगे वो अंदर से कितना कैलकुलेटेड हो सकता है। ये कहानी है जोली जोसेफ की, जिसे मीडिया ने बाद में नाम दिया साइनाइड जॉली। 14 साल, 6 मौतें, एक ही घर और एक औरत जिसने हर बार सबसे पहले खबर दी, सबसे पहले रोई और सबसे पहले इंतजाम किया। आज हम इस केस को शुरू से एंड तक देखेंगे, लेकिन एंड में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द जोली जोसेफ केस। केरल के मल्लपुरम जिले का एक छोटा सा गांव कूड़ाथाई। यहाँ के अनुमट्टम परिवार को गांव में बेहद इज्जत की नजर से देखा जाता था। घर के मुखिया थे टॉम थॉमस, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी। उनकी पत्नी अनम्मा, एक स्कूल टीचर। 3 बच्चे, बड़ा बेटा रॉय, उससे छोटा रोजो और बेटी रेंजी। ये वो परिवार था जहां करियर और एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा जाता था। 1997 के आसपास रॉय एक पार्टी में मिला एक लड़की से। उसका नाम था जॉली। जॉली रॉय के मामा मैथ्यू मंचायल के साले की बेटी थी, यानी रिश्ते में वो थोड़ी दूर की रिश्तेदार भी लगती थी। किसान परिवार से थी, बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क था। टॉम थॉमस को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन रॉय ने एक बात कही। उसने बोला कि जॉली पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और उसे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, और टॉम मान गए। 1997 में रॉय और जॉली की शादी हो गई। शादी के बाद जॉली ने वो काम किया जो किसी भी नई बहू को घर में जगह दिला देता है। उसने सबका दिल जीत लिया। रोज चर्च जाती थी, सोशल वर्क में एक्टिव रहती थी, आस पड़ोस में हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन एक जगह फ्रिक्शन था। जॉली को घर में रहकर घर संभालना पसंद था और उसकी सास अनम्मा, जो खुद एक टीचर थी, उस पर जॉब करने का प्रेशर डालती रहती थी। यही प्रेशर जो बाद में एक बहुत बड़ी चिंगारी बनने वाला था। साल 2002, घर पर सब इकट्ठा थे। हंसी मजाक का माहौल था। तभी रेंजी की आवाज आई, अम्मा गिर गई है। सब भागे। अनम्मा का चेहरा लाल पड़ गया था, शरीर तन रहा था, सांस जैसे रुक गई हो। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 मिनट के अंदर अनम्मा नहीं रही। डॉक्टर ने कारण बताया, हेरिडेटरी स्ट्रोक। अनम्मा को पहले से कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन रेंजी ने कुछ नोटिस किया। अनम्मा की मौत के बाद जॉली बदल गई थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली, अनम्मा की जगह ले ली, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ। और कुछ दिनों बाद जॉली ने घर पर अनाउंस किया कि उसकी NIT कैलिकट में गेस्ट लेक्चरर की जॉब लग गई है, 40,000 रुपए महीने की। NIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जॉब। जॉली की इज्जत रातों रात और बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए अनम्मा की मौत के बाद घर में एक और चीज बदली। MS मैथ्यू का घर में आना जाना बढ़ गया। MS मैथ्यू जो अनम्मा का भतीजा था, रॉय का ममेरा भाई, वो एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था और जॉली से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। इतनी गहरी कि टॉम थॉमस नाराज हो गए। उन्होंने जॉली को उससे मिलने के लिए मना किया, लेकिन जॉली फिर भी चोरी छुपे MS मैथ्यू से मिलती रही। साल 2008, टॉम थॉमस हर शाम एनर्जी के लिए एक मशरूम कैप्सूल खाते थे। उस शाम जॉली ने उन्हें वो कैप्सूल दिया। कुछ मिनट बाद टॉम को घबराहट हुई, बेचैनी हुई। वो वॉश बेसिन के पास गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर बाद टॉम थॉमस नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक।
किसी ने ऑटोप्सी नहीं मांगी। अनम्मा और टॉम की मौत के बीच 6 साल का गैप था। मर्डर का एंगल किसी के दिमाग में आया ही नहीं। टॉम की मौत के कुछ ही महीने बाद जॉली और रॉय रेंजी और रोजो के पास एक वसीयत लेकर पहुंचते हैं। उस वसीयत के अकॉर्डिंग टॉम थॉमस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रॉय और जॉली के नाम कर दी थी। रेंजी ने गौर से देखा, ना कोई स्टैम्प पेपर, ना कोई विटनेस के साइन। रॉय और जॉली बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रेंजी ने उस विल की फोटोकॉपी अपने पास रख ली। 30 सितंबर 2011 जॉली ने रॉय के लिए डिनर बनाया था, चावल और चने की सब्जी। डिनर के कुछ देर बाद रॉय को बेचैनी हुई। वो बाथरूम की तरफ भागा, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जॉली ने बार बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं। पड़ोसी आए, दरवाजा तोड़ा। रॉय फर्श पर पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहे थे। उसके मामा अंकल मैथ्यू भी वहां पहुंच गए थे। सब हॉस्पिटल भागे। कुछ मिनट बाद रॉय ने दम तोड़ दिया। इस घर में 10 साल में ये तीसरी मौत थी। अंकल मैथ्यू के मन में कुछ खटका। उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की। जॉली ने आर्गुमेंट किया, अब तो रॉय जा चुका है, पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। लेकिन अंकल मैथ्यू नहीं माने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर किसी की मौत में साइनाइड पॉइजनिंग कंफर्म हो तो उसे बाय डिफॉल्ट मर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि साइनाइड एक्सीडेंटली कंज्यूम नहीं होता। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? जॉली ने पुलिस को बताया कि रॉय पर लाखों का कर्जा था, उसने खुद साइनाइड खाकर सुसाइड की है। और शॉकिंग बात तो ये है, जांच वहीं रुक गई। जॉली ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी जोर नहीं डाला। एक कंफर्म्ड साइनाइड डेथ और सिस्टम ने उसे सुसाइड मान लिया। रॉय की मौत के 1 साल के अंदर जॉली ने घर पर ओनरशिप क्लेम कर ली। इस बार दूसरी वसीयत लेकर आई, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो पहले वाले में मिसिंग थे। रेंजी और रोजो ने दोनों कॉपीज सामने रखी। सबको क्लियर हो गया दूसरी विल फर्जी थी। पंचायत ऑफिस में जाकर रोजो ने जॉली की ओनरशिप कैंसिल करवा दी, लेकिन उन्होंने जॉली को माफ कर दिया उसके बच्चों की सोचकर। यहाँ पर मेरा मानना है कि एक हद के बाद किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना बहुत महंगा साबित हो सकता है, और यहाँ वो कीमत बाकी लोग चुकाने वाले थे। 1 मई 2014 जॉली को कॉल आया रेंजी के पास। वो बोलती है कि रेंजी, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मैथ्यू अंकल नहीं रहे। रेंजी शॉक में थी। 2 घंटे पहले ही उनकी अंकल मैथ्यू से बात हुई थी। वो सेम अंकल मैथ्यू जिन्होंने रॉय का पोस्टमार्टम करवाया था, जिन्हें जॉली के बारे में सबसे ज्यादा शक था, जिन्होंने उसके अफेयर्स को लेकर उसको वार्निंग भी दी थी। और उनकी मौत की खबर सबसे पहले जॉली ने दी, जो लास्ट पर्सन थी जो उनसे मिलने गई थी जब वो घर पर अकेले थे। डेथ का रीजन फिर वही, हार्ट अटैक। पोस्टमार्टम किसी ने नहीं मांगा, मैथ्यू अंकल की खुद की फैमिली ने भी नहीं। वो साइनाइड रिपोर्ट जो रॉय की मौत के बाद आई थी, जैसे सबको याद ही नहीं रही। उसी साल 2014 में एक फैमिली फंक्शन में शाजू, जो अंकल मैथ्यू का बेटा था, उसकी बेटी एल्फाइन अचानक बीमार पड़ गई। सांस जैसे उखड़ने लगी। उसे हॉस्पिटल ले गए, वेंटिलेटर पर रखा। एल्फाइन ने दम तोड़ दिया। सबकी नजर में ये एक एक्सीडेंट था। पोस्टमार्टम फिर नहीं हुआ। 11 जनवरी 2016 हेरिसेरी डेंटल क्लिनिक की लॉबी। शाजू, उसकी पत्नी सिली और जॉली तीनों साथ में वेट कर रहे थे। थोड़ी देर पहले जॉली ने सिली को वही मशरूम टैबलेट दी थी एनर्जी के लिए, वही टैबलेट जो वो टॉम थॉमस को दिया करती थी। अचानक सिली को झटके लगने लगे, अटैक पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सिली नहीं रही। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम पर जोर डाला। शाजू ने मना कर दिया। उसने कहा, हमारे परिवार में ये सब नहीं होता। सिली के फ्यूनरल में सारा इंतजाम जॉली कर रही थी। रेंजी ने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसका व्यवहार, उसकी आंखें। इट वॉज लाइक शी वॉज वेरी हैप्पी। और यहाँ मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ जो इस केस में बहुत कम लोगों ने कवर किया है। एक सरप्राइजिंग साइकोलॉजिकल कनेक्शन जो ये पूरा केस और भी चिलिंग बना देता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में एक टर्म है, केयर टेकर किलर या एंजल ऑफ डेथ सिंड्रोम। ये वो पैटर्न है जहां मर्डरर विक्टिम की मौत के बाद न सिर्फ शांत रहता है, बल्कि एक्टिवली सबका ख्याल भी रखता है। फ्यूनरल अरेंज करता है, सबको कंसोल करता है, कम्युनिटी में हीरो बन जाता है। इस पैटर्न में मर्डरर को एक स्पेसिफिक तरह का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंट्रोल और रिकग्निशन का कॉम्बिनेशन। वो अपने आप को मौत का आर्किटेक्ट समझने लगता है, लेकिन दुनिया की नजर में वो सबसे मजबूत दिखता है। और यहाँ वो सरप्राइजिंग कनेक्शन है। भारत में इससे पहले ये एग्जैक्ट पैटर्न एक और केस में डॉक्यूमेंट हुआ था,
सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये पैटर्न सबसे ज्यादा फेमस था। नर्स बेवरली एलिट के केस में, जिसने यूके के एक हॉस्पिटल में 4 बच्चों को मारा था, और हर बार वो ही सबसे पहले सीपीआर देने वाली, सबसे पहले रोने वाली नर्स थी। जॉली का पैटर्न भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। हर मौत के बाद वो सबसे पहले फोन करती थी, वो पहले रोती थी, वो सारा इंतजाम करती थी, और इसीलिए 17 साल तक उस पर कोई शक नहीं कर सका। साल 2017, यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सिली की मौत को 1 साल भी नहीं हुआ था, जॉली और शाजू ने शादी कर ली। यही वो मोमेंट था जब रेंजी का शक यकीन में बदल गया। उसने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में डेथ का टाइम था रात 11:02 और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि रॉय के पेट में खाना पचा नहीं था, चावल और चने की सब्जी, वही जो जॉली ने उस रात डिनर में बनाई थी, यानी जहर खाने के थ्रू गया था। लेकिन जॉली ने रेंजी को उस दिन बताया था कि रॉय ने उस दिन सिर्फ दोपहर में खाना खाया था, रात का खाना उसने नहीं खाया। झूठ। इट वॉज अ क्लियर प्रोवेबल लाई। रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर्स से मिली, उन्हें सारी थियरी बताई। पुलिस ने एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले गई NIT कालीकट। वहां जाकर पता चला जॉली नाम का कोई स्टाफ मेंबर कभी NIT कालीकट में था ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि जॉली सिर्फ 12th पास थी, उसके बाकी सारे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट सब फेक थे। वो जॉब जिसने उसे गांव में प्रोफेसर की इज्जत दिलाई थी वो कभी थी ही नहीं। जॉली को जब लगा कि जाल कसने लगा है, उसने रेंजी को धमकाया, लेकिन रेंजी पीछे नहीं हटी। कोर्ट की परमिशन मिली, पुलिस को उन 6 कब्रों की एक्सह्यूमेशन की इजाजत मिल गई, लेकिन 2 चैलेंजेस सामने थे। पहला, रेंजी और रोजो के अगेंस्ट पूरा परिवार खड़ा हो गया। उनके रिलीजन में कब्रों को खोदना डीपली ऑफेंसिव था। दोनों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, लेकिन दोनों नहीं रुके। दूसरा चैलेंज था, कब्रें 7 से 17 साल पुरानी थी। इतने समय में बॉडीज डिकम्पोज हो जाती हैं। सिर्फ 90 मिलीग्राम साइनाइड किसी की जान लेने के लिए काफी होता है, और इतनी कम मात्रा का ट्रेस मिलना बेहद मुश्किल था। रिपोर्ट्स आईं, 4 बॉडीज में साइनाइड पॉइजनिंग नेगेटिव निकली। रॉय और सिली की बॉडीज में साइनाइड कंफर्म्ड मिला। 2019 में जॉली को अरेस्ट किया गया। उसके घर से साइनाइड की बोतल बरामद हुई। जॉली को साइनाइड सप्लाई करने के जुर्म में MS मैथ्यू को भी अरेस्ट किया गया। वो सेम MS मैथ्यू जिससे जॉली का अफेयर था, जो ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था, जो जॉली का सबसे करीबी दोस्त था। इन्वेस्टिगेशन में जो पिक्चर उभरी वो कुछ ऐसे थी, मोटिव लेयर बाय लेयर। जॉली के लिए अनम्मा को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि घरेलू प्रेशर और डोमिनेंस से उसे मुक्ति चाहिए थी। टॉम मैथ्यू को मारना जॉली के लिए जरूरी था क्योंकि MS मैथ्यू के साथ अफेयर से वो अवेयर हो गए थे और प्रॉपर्टी क्लेम के बीच में भी वो रोड़ा थे। रॉय, उसे मारना जॉली के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मैरिज फेल हो रही थी, डिवोर्स की डिमांड आ रही थी, रॉय कर्ज में भी जा चुका था। और अंकल मैथ्यू जो सबसे बड़ा विटनेस था, उन्होंने ही पोस्टमार्टम करवाया था, उन्हें सब पता चल गया था और वो जॉली के खिलाफ थे। अब आती है बारी अल्फाइन और सिली की। अल्फाइन और सिली जो शाजू की बेटी और बीवी थी, उनको मारना जॉली के लिए इसलिए जरूरी था ताकि उसके और शाजू के बीच का रास्ता साफ हो सके, ताकि वो शाजू से शादी कर सके। हर मौत एक ऑब्स्टेकल हटाती थी, हर मौत जॉली को एक कदम आगे ले जाती थी। और फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सिर्फ स्टेटस की बात नहीं थी, ये कंट्रोल की बात थी, फैमिली में ऊंची जगह बनाए रखने की बात थी, क्योंकि जैसे ही वो कमजोर लगती कोई सवाल उठाता। 6 मार्च 2023 263 गवाहों के साथ जॉली जोसेफ के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। 6 मर्डर चार्जेस। जॉली फिलहाल कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में है। शाजू जो बार बार जॉली का बचाव करता था, उसका एंगल अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। MS मैथ्यू जो साइनाइड सप्लायर था, उसे अरेस्ट किया जा चुका था, उसका ट्रायल अभी भी चल रहा है, वर्डिक्ट आना बाकी है। रेंजी जो रॉय की बहन थी, जिसने ये सब एक्सपोज किया, जॉली के दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण वही कर रही है। ये बेहद ही काबिले तारीफ बात है उन बच्चों को जो इन सब से कम्प्लीटली अनजान थे। इस केस में बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी डिस्टर्ब करता है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सवालों के साथ बैठें। पहला सवाल, रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनाइड निकला। टॉक्सिकोलॉजी का बेसिक रूल कहता है साइनाइड डेथ इज इक्वल टू मर्डर इन्वेस्टिगेशन। फिर भी जांच रुक गई, क्यों? क्या यह सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर था या फिर कुछ और? दूसरा सवाल, अंकल मैथ्यू को जॉली पर शक था, उन्होंने उसे वार्निंग भी दी थी, फिर भी वो उससे इतने क्लोज क्यों रहे? क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं था? तीसरा सवाल, MS मैथ्यू
जिससे जॉली का अफेयर था। सबको पता था, टॉम को भी पता था, अंकल मैथ्यू को भी। फिर भी जॉली ने आखिर में शाजू से शादी क्यों की? एमएस मैथ्यू सीन से अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या वो सिर्फ एक साइनाइड सप्लायर था या इसके पीछे कोई और रीजन है? और अब चौथा सवाल और शायद सबसे बड़ा, पुलिस ने घर से साइनाइड की बोतल बरामद की। वो इंसान जो 17 साल से मर्डर्स करके पकड़ा नहीं जा रहा था, वो इतनी कैजुअली एक साइनाइड की बोतल अपने घर में क्यों रखेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि जॉली बेगुनाह है, एविडेंस क्लियर है, लेकिन ये सवाल कि स्टोरी में और कौन कौन से राज हैं जो बाकी हैं और कौन कौन से ट्विस्ट हैं जिससे लोग अभी भी बेखबर हैं। जॉली से जब जेल में रेंजी ने पूछा ये सब करने के पीछे क्या था, जॉली का जवाब था, बस हो गया मेरे से, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीजें छुपाने में तेज हूँ और बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ करते हैं तो वो मुझे भी माफ कर देंगे। ये वाक्य मुझे बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करता रहा। इसमें कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, बस एक कैलकुलेशन है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में इस टाइप की पर्सनालिटी को हाई फ्लक्चुएटिंग साइकोपैथ के करीब रखा जाता है, जो एम्पैथी की परफेक्ट परफॉर्मेंस दे सकता है लेकिन एक्चुअली फील नहीं करता। जॉली ने 17 साल तक वो परफॉर्मेंस दी, इतनी परफेक्टली कि उसके घर के लोग उस पर ट्रस्ट करते रहे। और शायद यही इस केस का सबसे डरावना हिस्सा है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, ये घर के अंदर का था। जॉली जोसेफ का ट्रायल अभी चल रहा है, वर्डिक्ट आना बाकी है और जब भी कोई अपडेट आएगा हम उसे कवर करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग लगा तो प्लीज इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो ट्रू क्राइम और क्रिमिनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। और एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि शाजू इस पूरे प्लान में शामिल था? नीचे कमेंट में बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूँ उपमन्यु, मिलते हैं अगले केस में।